Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. तो बच्चों आज हम फिजिक्स चैप्टर 1 के दूसरे लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और उसका लेक्चर नंबर 2 है और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ बातें जो मैं अपने हर लेक्चर में रिवाइज करूंगा। आपने मेरी वीडियो को जब देखना है तो आपने एक तो लैंडस्केप में देखना है और दूसरा ब्राइटनेस को, मोबाइल की ब्राइटनेस को आप लोगों ने फुल कर लेना है और मोबाइल की स्क्रीन पर साइड में वो जो 3 डॉट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करके आपने मोबाइल की रेजोल्यूशन कम से कम 720 पे कर लेनी है। इसका फायदा आपको क्या होगा कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हर वर्ड आपको वाज़ेह और क्लियर नजर आएगा। उसके साथ ही आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो उसका आंसर भी आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखें, फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है और वो बहुत अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे? अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर वो सिर्फ अच्छा है तो आप कहेंगे अच्छा है। अगर बुरा है तो आप कहेंगे अच्छा नहीं है या आप कहेंगे बुरा है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये 1.2 अच्छा है या 5 kg अच्छा है। मतलब आप सिर्फ उसकी बता सकते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। मतलब दूसरे अल्फाज में उसको पैमाइश नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्वांटिटीज या इस तरह की चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते वो तो जाहिर बात है वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी चीजें जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेन है तो मैं इस पेन की लेंथ मेजर कर सकता हूं, तो हम कहेंगे लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इस पेन का डायामीटर फाइंड आउट कर सकता हूं तो मैं कहूंगा डायामीटर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या हुआ कि हमारा जो आज का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी मिकदारें होती हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। All measurable quantities are called physical quantities. The quantities which can be measured. अब उसमें हमारे साथ बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है हमारे इर्द जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वो सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो हमारे पास क्या हुआ फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन? All measurable quantities are called physical quantities. वो तमाम मिकदारें जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास टोटली 2 तरह के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, दूसरी जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज, कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कैट, CAT कैट, लेकिन एक लेटर आपके पास है C। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेटर है C, तो C को आप क्या कहेंगे कि ये एक लेटर है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ही बुनियादी चीज है जिसको आप फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते C। लेकिन अगर हम कहें कैट तो कैट बेसिक नहीं है, हम कहेंगे कैट जो है ना वो CAT कैट इन 3 लेटर्स के मिलने से बनी है और जिसका मतलब है बिली कैट। तो क्या है कि कैट जो है वो 3 लेटर्स के मिलने से बनी है, लेकिन C जो है ये इतना बेसिक है कि जिसको हम फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कैट को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज नाम से जाहिर हो रहा है बुनियादी मिकदारें। बेस क्वांटिटीज ऐसी मिकदारें, ऐसी क्वांटिटीज जो इतनी बेसिक हो कि जिनको फर्दर आप डिफाइन ना कर सकें, जिनकी फर्दर कोई तारीफ ना हो। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन यही है, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of other physical quantities.
तो बुनियादी मिकदारें बेस क्वांटिटीज क्या हैं? ऐसी मिकदारें हैं जिनको आप फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते, जिनकी कोई फर्दर डेफिनेशन नहीं होती। द बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो मतलब खुद ही इतनी बेसिक होती हैं कि उनको डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास टोटल जो बेस क्वांटिटीज हैं, वो टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अक्सर बोर्ड में आता है कि हाउ मेनी फिजिकल बेस क्वांटिटीज आर, कि हमारे पास टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो आपने उसमें कहना है 7। तो हमारे पास जो टोटल बेस क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती है? अब आपको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारे पास टोटल जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती है। और ये जितनी बेस क्वांटिटीज हैं 7 की 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर का कांसेप्ट तो पढ़ा हुआ है 9th में, तो इसमें हमारे पास जो है जितनी भी ये 7 क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज बोल रहे हैं, ये सारी की सारी 7 क्वांटिटीज स्केलर होती है। स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो अब ये भी एक एमसीक्यू भी है और इसको आप याद रख लें कि हमारे पास टोटल जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर होती है। तो हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं और ये 7 की 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्केलर्स। ये सारी की सारी क्या हैं? स्केलर्स हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, अब हमारे पास लेंथ एक बेस क्वांटिटी है जो लंबाई होती है। इसी तरह मैस है, किसी चीज का मैस आपने मेजर करना है वो भी बेस क्वांटिटी है। टाइम है, टेंपरेचर है, करंट है, लाइट इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? टोटल 7 बेस क्वांटिटीज। उसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कैट का बोला था, तो कैट बेसिक नहीं थी, वो 3 इंग्लिश लेटर्स के मिलने से बनी थी, वो ड्राइव हुई थी, वो बनी थी, उसको हमने अखज किया था C, A और T से। तो उसको हमने क्या किया कि बेस क्वांटिटीज या बेसिक लेटर्स की मदद से हमने डिफाइन किया था। तो यही हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन है। वो क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज are the quantities which are defined in terms of other physical quantities। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है। अब स्पीड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, कि आप डिस्टेंस कवर करते हैं, कितने टाइम में कवर करते हैं तो वो स्पीड बन जाती है। अब इसमें ऊपर जो डिस्टेंस है ये एक लेंथ है, और लेंथ के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। और नीचे जो चीज मौजूद है वो टाइम है, और टाइम के बारे में भी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि टाइम भी क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। तो अगर हम देखें तो स्पीड अब बेस क्वांटिटी नहीं है, स्पीड जो है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ये बनी कैसे है? 2 बेस क्वांटिटीज के मिलने से। तो 2 बेस क्वांटिटीज मिली हैं तो हमारे पास स्पीड बनी है। तो स्पीड अब क्या हुई? स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो क्या हुआ कि अब यहां से फिर आप डेफिनेशन देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हिच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ और टाइम, ये 2 दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। इन दोनों के मिलने से हमारे पास स्पीड बनी। तो स्पीड अब क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो अब आपने किसी भी क्वांटिटी को देखना है तो वो देख के आपको क्लियर हो जाएगा, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के मिलने से बनी है तो वो ड्राइव्ड होगी। अगर वो बहुत ज्यादा बेसिक है तो वो बेस क्वांटिटी होगी। लेकिन बेस क्वांटिटीज वैसे भी 7 है, इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी होगी वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होगी? वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। अब बेस क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको एक बात बताई। वो बात मैंने क्या बताई आपको बेस क्वांटिटी के बारे में? कि बेस क्वांटिटी जो है ये सिर्फ 7 है, ये हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास 7 नहीं है, बल्कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड है? मतलब 7 जो बेस क्वांटिटीज है इनमें से किसी भी क्वांटिटी को मिलाकर आप कोई और नई
क्वांटिटी को मिलाकर आप कोई और नई क्वांटिटी बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज अनलिमिटेड है और रोजाना बनती रहती हैं और भी बन सकती हैं। तो अब हमारे पास ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के लिहाज से कि हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी टोटल अमाउंट या स्ट्रेंथ ये कितनी होती है। तो आपने कहना है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, अनलिमिटेड। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है हमारे पास क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। तो ये अब आपको पता चल गया कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज अनलिमिटेड होती है। हम एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है कि स्पीड एक ड्राइव्ड है, इसी तरह फोर्स भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के मिलने से बनती है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इस तरह बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके बाद ये मैंने अपना लेक्चर, फिर वही बात कि ये जो मेरा टोटल लेक्चर है व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ इसी का ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। तो वो तमाम इंपॉर्टेंट बातें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दी हैं। अगर आप सिर्फ इसी को ही पढ़ लेंगे तो आपका लेक्चर जो है वो कवर अप हो जाएगा, वो लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने ऐसे तरीके से बनाया हुआ है कि ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आंसर आता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है और टॉपिक में भी मौजूद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड में आता है, टॉपिक में भी मौजूद है। तो आप क्वेश्चन और आंसर प्रॉपर दिए हुए हैं, आप इसी को कर लेंगे तो आपका कंप्लीट टॉपिक कवर अप हो जाएगा, आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखें अब इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी, कि हमने बेस क्वांटिटीज तो पढ़ ली है। अब ये जो बेस क्वांटिटीज हैं इनको अगर हमने मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, इनकी पैमाइश करनी हो तो हमारे पास कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी बेस क्वांटिटी की अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, कि किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल दो स्टेप हैं। अब वो दो स्टेप क्या हैं, पहला स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसका क्या मतलब है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, देखें किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए आपका जो बेसिकली स्टैंडर्ड यूज होता है एसआई सिस्टम के मुताबिक वो होता है 1 kg, 1 किलोग्राम। तो मैथ्स को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है वो 1 kg है। इसी तरह लेंथ को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है वो 1 मीटर है। तो आपने किसी भी बेस क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसके लिए पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए उस चीज को हम बोलते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद अब आपने स्टैंडर्ड चूज कर लिया, अब आपने उसकी मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट करने के लिए भी आपको कोई मेथड, कोई प्रोसीजर चाहिए होता है। सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करने से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अब लेंथ को मेजर करने के लिए आपका स्टैंडर्ड तो मीटर है, लेकिन उसके लिए आपको मीटर रॉड की जरूरत होती है। तो वो हमारे पास क्या है, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग है। वो एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसकी मदद से आप 1 मीटर की लेंथ को मेजर करेंगे। इसी तरह आपने अगर मैथ की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आपको बैलेंस की जरूरत होती है। जिस आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, पहले बीम बैलेंस होता था, फिजिकल बैलेंस होता था, तो वो मैथ को मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर है। तो क्या हुआ कि आपके पास किसी भी बेस क्वांटिटी को अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग, कि उसको मेजर करने के लिए जो मेथड, जो प्रोसीजर आपने यूज करना है वो भी आपके पास होना चाहिए। अब यहां पे बात आ जाती है आइडियल स्टैंडर्ड। ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज आइडियल स्टैंडर्ड। तो उसके लिए आंसर क्या है कि आइडियल स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो उसमें दो खूबियां होती हैं। एक अच्छे और आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर दो खूबियां होती हैं। एक क्या होता है, असेसिबल, दूसरा क्या होता है, इनवेरिएबल। अब असेसिबल का क्या मतलब है, ऐसी चीज जो आपकी पहुंच में हो, जिस पर आप आसानी से पहुंच सकें, जो आपके अप्रोच में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैथ को मेजर करने के लिए आप वेट यूज करते हैं, वो जो आप वेट यूज करते हैं वो मेटल का या लोहे का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि लोहे तक
तक हर कोई पहुंच सकता है, वो इतना महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, हर कोई ले सकता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बना दें गोल्ड, तो क्या 1 kg गोल्ड हर इंसान के अप्रोच में है? नहीं है। कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। तो क्या है कि आपने जो भी स्टैंडर्ड बनाना है वो क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हर किसी की पहुंच में होना चाहिए। तो फिर ही आपका वो स्टैंडर्ड जो होगा वो एक आइडियल स्टैंडर्ड होगा। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब है जो चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं 1 इंच की लेंथ मेजर करने के लिए मैं अपना थंब लेता हूं, मैं कहता हूं ये थंब जो है ये 1 इंच है। अब ये एक्सेसिबल तो है, हर किसी के पास एक थंब है, तो एक्सेसिबल तो है, हर किसी के अप्रोच में भी है, हर किसी के पास मौजूद भी है। लेकिन क्या हर किसी के थंब की जो लेंथ है क्या वो 1 इंच होगी? किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो ये इनवेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। हर किसी के थंब की लेंथ जो है वो चेंज होगी। तो इसलिए ये अब हमारे पास क्या है? इनवेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो इनवेरिएबल हो और एक्सेसिबल भी हो, जिसमें ये दोनों को भी होंगी, वो एक आइडियल स्टैंडर्ड होगा। अदरवाइज वो आइडियल स्टैंडर्ड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट बात कि एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या कुछ होता है, व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड, कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास दो चीजें मौजूद होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। क्या मैंने बोला? अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो क्या है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लें उसके अंदर यही दो चीजें मौजूद होंगी, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है। तो आपने कहना है एक फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा यूनिट होता है। क्या मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 kg, तो इस 5 kg के अंदर जो 5 है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, और इसमें ये जो kg है ये आपका एक यूनिट है। तो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अंदर दो चीजें मौजूद होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। अब अगली बात कि हम अगर कहते हैं कि किसी चीज की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट ना हो, मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल कि आपकी हाइट जो है वो 6 है, तो क्या 6 से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है? तो वो 6 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है, 6 फीट भी हो सकता है, 6 इंच भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता। अब 6 बताने से क्या आपको क्लियर हो गया कि हमारी हाइट 6 है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसके साथ फीट यूनिट लिख देता हूं फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई इसकी हाइट आपको कितनी है। लेकिन क्या है कि एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का होना भी जरूरी है और उनका प्रॉपर होना भी जरूरी है। अब किसी की हाइट हो 6 और वो यहां पे लिख दे 6 लीटर, तो क्या 6 लीटर ये बात ठीक है? नहीं। तो 6 लीटर, लीटर तो बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट है, लेंथ का तो यूनिट ही नहीं है। तो क्या है कि प्रॉपर यूनिट का होना और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट का होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो फीट बताने से भी हमें कुछ क्लियर नहीं होता, और अगर सिर्फ यूनिट नहीं लिखते, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, उससे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का होना जरूरी है। अब आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यूनिट जो दो वैल्यूज हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट, यूनिट और मैग्नीट्यूड ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर किसी वैल्यू के अंदर आप यूनिट को बड़ा कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, और अगर किसी वैल्यू में आप मैग्नीट्यूड को बड़ा कर देते हैं तो यूनिट छोटा होगा। अब इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 5 kg। अब इसमें kg जो है इसको मैं छोटा करता हूं, छोटे यूनिट में लेके आता हूं। kg से मैं ग्राम में ले आता हूं। जैसे मैं ग्राम में लेके आऊंगा तो इस किलो की जगह पे मैं 1000 पुट करूंगा, क्योंकि 1 k जो है ये 1000 किलो होता है। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5 जो है वो क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो देखें
जैसे ही मैंने यूनिट को छोटा किया न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। तो यहां से मैं क्या क्लियर हुआ कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यूनिट को बड़ा कर छोटा करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी और अगर वैल्यू को छोटा करेंगे तो यूनिट बड़ा हो जाएगा। तो इनके दरमियान एक दूसरे के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है। चलिए जी ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे हो रहा हूं। आपने क्या करना है इस पूरे लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक मुकम्मल तरीके से कवर अप हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप वो टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।